भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 6। अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र। वास्तविक क्षेत्र वह होता है वास्तविक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो जीडीपी के वृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं। वास्तविक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो जीडीपी के वृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों में होने वाले आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, किंतु उन आर्थिक क्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता जो वित्तीय क्षेत्र के भाग हैं, जैसे बीमा, बैंकिंग, शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार इत्यादि। फिर से पढ़ता हूँ। वास्तविक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो जीडीपी के वृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों में होने वाले आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, किंतु उन आर्थिक क्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता जो वित्तीय क्षेत्र के भाग हैं, जैसे बीमा, बैंकिंग, शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार इत्यादि। ये सभी वित्तीय क्षेत्र के भाग माने जाते हैं। जो जीडीपी में वृद्धि अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। अब देखते हैं गिग अर्थव्यवस्था। तो ये जो अभी हमने देखा ये पूछा गया था। अब हम देखते हैं गिग अर्थव्यवस्था। ये भी पूछा गया है 2020 में मेंस में। गिग इकोनॉमी। गिग अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जहां रोजगार प्रोजेक्ट आधारित होता है। यहाँ व्यक्ति एक ही समय में एक साथ एक से अधिक प्रोजेक्ट पर कार्य कर सकता है। यह प्रोजेक्ट व्यक्ति के कार्यकुशलता, दक्षता, तकनीक कुशलता या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिया जाता है। प्रोजेक्ट को निर्धारित समय में पूरा करने पर कंपनी द्वारा उस व्यक्ति को भुगतान कर दिया जाता है। इसके बाद व्यक्ति और उस कंपनी का कोई संबंध नहीं रह जाता। हाल के वर्षों में भारत में गिग अर्थव्यवस्था का प्रसार तेजी से हो रहा है। यह इस आंकड़े से स्पष्ट है कि जहां अमेरिका में लगभग 30% श्रमिक गिग अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं, वहीं भारत में लगभग 75% श्रमिक गिग अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। भारत में गिग अर्थव्यवस्था में अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं। गिग अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह भारत में अत्यधिक रोजगार सृजित कर रहा है, किंतु इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह देश में असंगठित क्षेत्र को बढ़ा रहा है। वर्तमान में देश में महिलाएं गिग अर्थव्यवस्था की ओर अधिक आकर्षित हो रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें यहाँ आसानी से मन मुताबिक कार्य प्रदान हो जाता है, जैसे घर से कार्य करना, पार्ट टाइम कार्य करना इत्यादि। ठीक है। अब हम देखते हैं अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था, यानी अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी। विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष इसकी गणना की जाती है। विश्व बैंक इसकी गणना में एटलस पद्धति का प्रयोग करता है। इस पद्धति से विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्था का प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है।
इसे डॉलर करेंसी में निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार प्रति व्यक्ति आय और अर्थव्यवस्था के प्रकार। अगर प्रति व्यक्ति आय $1085 से कम है तो वह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या न्यून आय वाली अर्थव्यवस्था में आता है, जैसे नाइजर, युगांडा आदि। दूसरा है, अगर $1086 से $4255 प्रति व्यक्ति आय है तो वो निम्न मध्यम आय वाले विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है। निम्न मध्यम आय वाले विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है, जैसे भारत का पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय $2021 है। तीसरा आता है, अगर $4256 से $13,205 प्रति व्यक्ति आय है तो वह उच्च मध्यम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है, जैसे चीन। और चौथा है, अगर $13,205 से अधिक प्रति व्यक्ति आय है तो वह उच्च आय वाली विकसित अर्थव्यवस्था में आता है। उच्च आय वाली विकसित अर्थव्यवस्था में आता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन आदि। अब हम देखते हैं दो चीज़ें हम देखेंगे, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी, फिर देखेंगे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी। चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा रेखीय अर्थव्यवस्था की चुनौती को दूर करता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा रैखिक अर्थव्यवस्था की चुनौती को दूर करता है। रैखिक अर्थव्यवस्था लीनियर इकोनॉमी। रैखिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा वस्तु के उपयोग और फेंकों की अवधारणा पर आधारित है। रैखिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा वस्तु के उपयोग और फेंकों की अवधारणा पर आधारित है, यानी वस्तु क्रय करो, उपयोग करो, उसके बाद फेंको। इस प्रकार रैखिक अर्थव्यवस्था संसाधनों के बर्बादी और अपव्यय को बढ़ावा देता है, जिससे कचरे की समस्या बढ़ती है तथा पर्यावरण को नुकसान होता है। संसाधन सीमित होते हैं, यदि इनका कुशलतम उपयोग न हो तो यह भविष्य के पीढ़ी के लिए सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। अतः सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार वर्तमान में रैखिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर दे रही है। अतः सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार वर्तमान में रैखिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जोर दे रही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था 3 आर पर आधारित होता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था 3 आर पर आधारित होता है। आर मतलब रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण, आर मतलब रीयूज यानी पुनः उपयोग, और आर मतलब रिड्यूस यानी कम करना। तो रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस। रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्रण, रीयूज मतलब पुनः उपयोग और रिड्यूस मतलब कम करना। क्या कम करना? पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों की बर्बादी को कम करना। पर्यावरण प्रदूषण और संसाधन की बर्बादी को कम करना। ठीक। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? जहाँ पे वस्तु को क्रय किया जाए, फिर उसका उपयोग किया जाए, फिर उसका पुनर्चक्रण किया जाए, फिर क्रय किया जाए, फिर पुनर्उपयोग किया जाए। ठीक है। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था जहाँ एक ओर संसाधन की बर्बादी को कम करता है, वहीं दूसरी ओर सतत विकास को बढ़ावा देता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था जहाँ एक ओर संसाधन की बर्बादी को कम करता है, वहीं दूसरी ओर सतत विकास को बढ़ावा देता है। अब हम देखते हैं सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की वह प्रक्रिया है जहाँ सीमित संसाधन का कुशलतम उपयोग करके
सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जहां सीमित संसाधन का कुशलतम उपयोग करके वर्तमान की आवश्यकता पूर्ति की जाती है। सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जहां सीमित संसाधन का कुशलतम उपयोग करके वर्तमान की आवश्यकता पूर्ति की जाती है और अर्थव्यवस्था का विकास किया जाता है साथ ही संसाधनों को भविष्य के पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार सतत विकास पर्यावरणीय अनुकूल विकास पर जोर देता है। फिर से पढ़ता हूँ पूरा। सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जहाँ सीमित संसाधन का कुशलतम उपयोग करके वर्तमान की आवश्यकता पूर्ति की जाती है और अर्थव्यवस्था का विकास किया जाता है। साथ ही संसाधनों को भविष्य के पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार सतत विकास पर्यावरणीय अनुकूल विकास पर जोर देता है। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी। विश्व के सभी देशों के लिए अंतरिक्ष हमेशा से अनुसंधान और विकास का विषय रहा है, किंतु हाल के वर्षों में अंतरिक्ष का उपयोग भारत समेत विश्व के तमाम अर्थव्यवस्था धन कमाने के लिए कर रहे हैं, जो देश के जीडीपी को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ा रहा है। इसे ही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके अंतर्गत कम लागत में प्रक्षेपण यान का घरेलू देश में निर्माण, उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना, अन्य देशों को तकनीक सहायता देना, अंतरिक्ष कचरे का प्रबंधन करना और अंतरिक्ष पर्यटन से संबंधित है। वर्ष 2022 में भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISA मतलब इंडियन स्पेस एसोसिएशन, तो वर्ष 2022 में भारतीय अंतरिक्ष संघ और अर्नेस्ट एंड यंग संस्था द्वारा जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार लगभग $9.6 बिलियन था। यह अनुमान है कि वर्ष 2025 में यह बढ़कर लगभग $13 बिलियन तक हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2025 तक देश के वर्तमान जीडीपी को $3 ट्रिलियन से बढ़ाकर $5 ट्रिलियन किया जाए। इसमें अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्तमान में भारत का वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी लगभग 2% है, जबकि अमेरिका का लगभग 52% है। सरकार का उद्देश्य इसे बढ़ाकर 8% करना है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 6 यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था लेक्चर 7। तो अर्थव्यवस्था में विकास के चरण, ये भी पूछा गया है मेंस में 2014 में। अर्थव्यवस्था में विकास के चरण। किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास का क्रम होता है: अल्प विकसित, विकासशील, विकसित। यह तब होता है जब अर्थव्यवस्था में रूपांतरण प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र की ओर हो। साथ ही जनसंख्या का स्थानांतरण भी प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक होना चाहिए। जैसे ब्रिटेन अर्थव्यवस्था। कोई भी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था बनती है जब उसके
जब उसके सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि होती है और कृषि क्षेत्र का योगदान घटता है। फिर से पढ़ता हूँ इतना पूरा। किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास का क्रम होता है, अल्प विकसित, विकासशील, विकसित। यह तब होता है जब अर्थव्यवस्था में रूपांतरण प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र की ओर हो। साथ ही जनसंख्या का स्थानांतरण भी प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक होना चाहिए। जैसे ब्रिटेन अर्थव्यवस्था। कोई भी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था बनती है जब उसके सेवा क्षेत्र के योगदान में वृद्धि होती है और कृषि क्षेत्र का योगदान घटता है। भारत के संदर्भ में देखें तो वर्तमान में भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54% यानी अधिक है। वर्तमान में भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है और कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, 17 से 18%। इसके बावजूद भारत विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने विकास क्रम में प्राथमिक से द्वितीयक क्षेत्र में जाने के बजाय प्राथमिक क्षेत्र से छलांग लगाकर तृतीयक क्षेत्र में पहुंच गई। इस कारण प्राथमिक क्षेत्र का पूर्ण विकास नहीं हो पाया और द्वितीयक क्षेत्र उपेक्षित रहा, जिससे देश में उद्योगों की भारी कमी हुई और उद्योगों का विकास न हो सका। तृतीयक क्षेत्र का विकास तेजी से हुआ, किंतु यहाँ अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जबकि भारत में श्रमिकों में कौशल विकास की भारी कमी देखी गई है। यही कारण है कि जनसंख्या का स्थानांतरण भी प्राथमिक और द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र में नहीं हो पाया तथा अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में ही फंसकर रह गई। इसलिए कृषि की अर्थव्यवस्था में प्रचंड बेरोजगारी की वृद्धि हुई। अब हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, जो पीटीओ मेंस दोनों में पूछा गया है 2018 और 2021 में। तो क्वेश्चन है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी के महत्व को समझाइए। किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी के महत्व को समझाइए। तो इसमें पहला पॉइंट है, किसी भी अर्थव्यवस्था के निष्पादन का पता लगाने के लिए दो सूचक होते हैं। निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के निष्पादन का पता लगाने के लिए दो सूचक होते हैं। पहला है आर्थिक सूचक और दूसरा है सामाजिक सूचक। सामाजिक सूचक में मानव विकास सूचकांक, खुशहाली सूचकांक इत्यादि को शामिल किया जाता है। आर्थिक सूचकांक में जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, निवेश, राष्ट्रीय आय इत्यादि को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था के निष्पादन में सामाजिक सूचक की तुलना में आर्थिक सूचक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा आर्थिक सूचक में भी सबसे महत्वपूर्ण जीडीपी होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के निष्पादन में सामाजिक सूचक की तुलना में आर्थिक सूचक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा आर्थिक सूचक में भी सबसे महत्वपूर्ण जीडीपी होता है। दूसरा पॉइंट है, किसी एक समान अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जीडीपी सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। किसी एक समान अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जीडीपी सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जैसे ब्रिक्स देशों का तुलनात्मक अध्ययन, जो विकासशील देशों का समूह माना जाता है। तीसरा पॉइंट है, किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न समय अंतराल में अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जीडीपी को महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न समय अंतराल में
अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जीडीपी को महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे एलपीजी सुधार 1991 के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था तथा बाद में का तुलनात्मक अध्ययन। चौथा पॉइंट है, आज़ादी के बाद सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जैसे एलपीजी सुधार, जीएसटी को लागू करना इत्यादि। इन सुधारों का मूल्यांकन जीडीपी के द्वारा किया जा सकता है। आज़ादी के बाद सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जैसे एलपीजी सुधार, जीएसटी को लागू करना इत्यादि। इन सुधारों का मूल्यांकन जीडीपी के द्वारा किया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट थे। अगर बिंदुवार में इन्हें चारों पॉइंट को समझें तो पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था के निष्पादन को जानने के लिए। दूसरा पॉइंट है एक समान अर्थव्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन के लिए। तीसरा पॉइंट है विभिन्न समय अंतराल में अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। और चौथा पॉइंट है सरकार द्वारा किए गए सुधार का मूल्यांकन करने के लिए। अब हम देखते हैं जीडीपी की परिभाषा। जीडीपी की परिभाषा, इसको जीडीपी को हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल मतलब होता है टोटल यानी कुल योग, घरेलू मतलब होता है घरेलू सीमा, उत्पाद मतलब होता है वस्तु और सेवा। तो जीडीपी क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब वित्तीय वर्ष क्या है? देखिए, वर्ष 2 प्रकार से हैं, एक कैलेंडर वर्ष, एक वित्तीय वर्ष। कैलेंडर वर्ष जो होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है, और वित्तीय वर्ष जो होता है यानी फाइनेंशियल ईयर वो अप्रैल से मार्च तक होता है। यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा 31 मार्च तक। जैसे 1 अप्रैल 2023 में शुरू हुआ तो 31 मार्च 2024 में ख़त्म होगा। तिमाही आधार पे क्या मतलब है? तिमाही आधार पर यानी क्वार्टरली। भारत में जीडीपी की गणना 1996 से तिमाही आधार पर किया जाता है। भारत में जीडीपी की गणना 1996 से तिमाही आधार पर किया जाता है, जिसमें क्वार्टरली 1 है यानी तिमाही 1 है अप्रैल से जून, क्वार्टरली 2 है जुलाई से सितंबर, क्वार्टरली 3 है अक्टूबर से दिसंबर, और क्वार्टरली 4 है जनवरी से मार्च। अब हम देखते हैं घरेलू सीमा यानी टेरिटोरियल बाउंड्री। घरेलू सीमा, टेरिटोरियल बाउंड्री। तो सीमा 2 प्रकार से हैं, एक भौगोलिक सीमा और एक घरेलू सीमा। घरेलू सीमा हमेशा भौगोलिक सीमा से व्यापक होता है। घरेलू सीमा हमेशा भौगोलिक सीमा से व्यापक होता है, क्योंकि घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा समुद्री सीमा कितना होता है? 12 नॉटिकल मील या 29 किलोमीटर। 12 नॉटिकल माइल या 29 किलोमीटर। तो घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा, समुद्री सीमा और विदेशों में दूतावास को भी शामिल किया जाता है। इस वजह से घरेलू सीमा हमेशा भौगोलिक सीमा से व्यापक होता है। अब देखते हैं वस्तु और सेवा। वस्तु जो दृश्य है और जिसका बाजार मूल्य होता है, सेवा जो अदृश्य है किंतु जिसका बाजार मूल्य होता है। अब देखते हैं वस्तु के प्रकार। तो वस्तु के 3 प्रकार हैं। एक है मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा है अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स, और तीसरा है पुरानी वस्तु यानी सेकंड हैंड गुड्स। तो जीडीपी में केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को शामिल किया जाता है। जीडीपी में दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य और पुरानी वस्तु के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु क्या है? मध्यवर्ती वस्तु, इसे कच्चा माल कहा जाता है, जिससे
अन्य वस्तु का निर्माण होता है। जैसे गन्ने से चीनी, इसे कच्चा माल कहा जाता है जिससे अन्य वस्तु का निर्माण होता है। जैसे गन्ने से चीनी, तो यहाँ गन्ना जो है वो मध्यवर्ती वस्तु है। अंतिम वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु वह होता है, अंतिम वस्तु वह होता है जिसमें पहला है जिसका बाजार मूल्य हो, जिसका बाजार मूल्य हो। दूसरा है जो सीधे उपयोग या उपभोग में आए, जो सीधे उपयोग या उपभोग में आए। और तीसरा है जिसमें मूल्यवर्धन न हो, तो तीसरा है जिसमें मूल्यवर्धन न हो। तो अंतिम वस्तु वह होता है जिसमें पहला है जिसका बाजार मूल्य हो, दूसरा है जो सीधे उपयोग या उपभोग में आए, और तीसरा है जिसमें मूल्यवर्धन ना हो। उपर्युक्त तीनों बातें होने पर उस वस्तु को अंतिम वस्तु कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों बातें होने पर उस वस्तु को अंतिम वस्तु कहा जाता है। जैसे गन्ना से चीनी, तो चीनी जो है वो अंतिम वस्तु है। अब हम देखें मूल्यवर्धन क्या है। तो हमने कहा ना अंतिम वस्तु में तीसरा पॉइंट जिसमें मूल्यवर्धन ना हो। तो अब देखते हैं मूल्यवर्धन क्या है। मूल्यवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो मूल्यवर्धन बराबर होता है अंतिम वस्तु का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। अंतिम वस्तु का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। जैसे गन्ने से चीनी में मान लीजिए गन्ना 10 रुपये है और चीनी 40 रुपये है, तो मूल्यवर्धन हो जाएगा 40 माइनस 10 बराबर 30 रुपये, यानी मूल्यवर्धन हो जाएगा 30 रुपये। हम देखते हैं जीडीपी। जीडीपी भौगोलिक अवधारणा होता है। जीडीपी भौगोलिक अवधारणा होता है। जीडीपी में केवल उन्हीं वस्तु और सेवा को शामिल करते हैं जिसका उत्पादन देश की घरेलू सीमा के भीतर होता है, भले ही वह उत्पादन देश का व्यक्ति या कंपनी करे, चाहे कोई विदेशी व्यक्ति या कंपनी करे। किंतु शर्त यह है कि उत्पादन घरेलू सीमा में होना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, जीडीपी भौगोलिक अवधारणा होता है। जीडीपी में केवल उन्हीं वस्तु और सेवा को शामिल करते हैं जिसका उत्पादन देश की घरेलू सीमा के भीतर होता है, भले ही वह उत्पादन देश का व्यक्ति या कंपनी करे, चाहे कोई विदेशी व्यक्ति या कंपनी करे। किंतु शर्त यह है कि उत्पादन घरेलू सीमा में होना चाहिए। जीडीपी में निर्यात को शामिल किया जाता है क्योंकि उत्पादन देश के घरेलू सीमा में हुआ है। आयात को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उसका उत्पादन देश की घरेलू सीमा के बाहर हुआ है। ठीक है, तो जीडीपी में निर्यात को शामिल किया जाता है क्योंकि उत्पादन देश के घरेलू सीमा में हुआ है। आयात को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उसका उत्पादन देश की घरेलू सीमा के बाहर हुआ है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 7 यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था लेक्चर नंबर 8। तो हमने देखा था इससे पहले 7 वाले लेक्चर में जीडीपी की परिभाषा, जो कि था किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो फिर हमने एक एक शब्द की परिभाषा और उसको जानने की कोशिश की थी। उसी क्रम में अब हम देखते हैं अंतिम, यानी अंतिम का क्या मतलब होता है। तो अंतिम में क्या है, मतलब अंतिम के अंतर्गत क्या है। जीडीपी में केवल अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। जीडीपी में केवल अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को ही शामिल किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु और पुरानी वस्तु के मूल्य को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तु के मूल्य को जीडीपी में शामिल नहीं करते, लेकिन उसमें दलाल या एजेंट को दिया गया कमीशन जीडीपी में शामिल करते हैं। लेकिन उसमें दलाल या एजेंट को दिया गया कमीशन जीडीपी में शामिल करते हैं। अब हम देखते हैं मौद्रिक मूल्य यानी मॉनेटरी वैल्यू।
बाजार मूल्य को ही मौद्रिक मूल्य कहते हैं। बाजार मूल्य को ही मौद्रिक मूल्य कहते हैं। जीडीपी की गणना हमेशा बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य में किया जाता है। जीडीपी की गणना हमेशा बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य में किया जाता है। बाजार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। बाजार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। जीडीपी की गणना। भारत में जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर एनएसओ द्वारा किया जाता है। भारत में जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर एनएसओ द्वारा किया जाता है। एनएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एनएसओ का फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ये मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए एनएसओ क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। इसकी स्थापना 2019 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मॉस्पी का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और हिंदी में इसे बोलते हैं सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसमें वर्ष 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय किया गया। इसमें मतलब किसमें? एनएसओ में। तो एनएसओ में वर्ष 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय किया गया। सीएसओ और एनएसएसओ का विलय किया गया। वर्ष 2019 से पहले भारत में जीडीपी की गणना सीएसओ द्वारा किया जाता था। वर्ष 2019 से पहले भारत में जीडीपी की गणना सीएसओ द्वारा किया जाता था। तो अब हो गया है 2019 से एनएसओ। तो एनएसओ में दो लोगों को मर्ज किया गया यानी दो लोगों का विलय किया गया, एक सीएसओ का एक एनएसएसओ का। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। और एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। तो एनएसओ में दो लोगों का विलय किया गया 2019 में, एक सीएसओ का एक एनएसएसओ का। सीएसओ का जो स्थापना हुआ था वो 1951 में हुआ था। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसका कार्य था गणना करना। उसका कार्य क्या था? गणना करना। किसकी गणना करना? जीडीपी का, प्रति व्यक्ति आय का, राष्ट्रीय आय का, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इत्यादि का। उसका कार्य क्या था? सीएसओ का गणना करना था। किसका गणना? जीडीपी का, प्रति व्यक्ति आय का, राष्ट्रीय आय का, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इत्यादि का। और दूसरा संस्था था मतलब दूसरा जो था वो था एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। इसकी स्थापना जो है वो 1950 में हुआ था। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। सीएसओ का स्थापना 1951 में हुआ जबकि एनएसएसओ का स्थापना 1950 में हुआ। सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है जबकि एनएसएसओ का मुख्यालय कोलकाता में है। सीएसओ का कार्य है गणना करना जबकि
एनएसएसओ का कार्य है सर्वे करना। सर्वे करना एनएसएसओ का कार्य है और सीएसओ का कार्य है गणना करना। किसका गणना करता है? जीडीपी का, प्रति व्यक्ति आय का, राष्ट्रीय आय का, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इत्यादि का। और एनएसएसओ का कार्य है सर्वे करना। किसका सर्वे करना? गरीबी का, बेरोजगारी का, कृषि जोत का, असंगठित क्षेत्र का। गरीबी का, बेरोजगारी का, कृषि जोत का, असंगठित क्षेत्र का। तो गरीबी, बेरोजगारी, कृषि जोत, असंगठित क्षेत्र का सर्वे करना एनएसएसओ का काम था। ठीक। भारत में रोजगार की गणना श्रम मंत्रालय या श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। भारत में रोजगार की गणना श्रम मंत्रालय या श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं आधार वर्ष यानी बेस ईयर। वर्तमान में जीडीपी की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। वर्तमान में जीडीपी की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। वर्ष 2015 में आधार वर्ष को वर्ष 2004-05 से बदलकर वर्ष 2011-12 किया गया। वर्ष 2015 में आधार वर्ष को वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया, जो वर्तमान में भी है, किंतु अब सरकार इसे बदलकर वर्ष 2017-18 करना चाहती है, जो प्रस्तावित है। आधार वर्ष गणना का आधार होता है। आधार वर्ष गणना का आधार होता है। कोई भी वर्ष को आधार वर्ष के रूप में तब लिया जाता है जब वह निम्न आवश्यकता या आहारता की पूर्ति करता हो। कोई भी वर्ष को आधार वर्ष के रूप में तब लिया जाता है जब वह निम्न आवश्यकता या आहारता को पूरी करता हो, जिसमें पहला है वह वर्ष सामान्य होना चाहिए। वह वर्ष सामान्य होना चाहिए। यहाँ सामान्य का मतलब है कि उसमें कुछ ज़्यादा उथल पुथल ना हुआ हो, कि पता चले कुछ अचानक घटना हुई हो या जीडीपी कोलैप्स कर गया हो या कोरोना वायरस जैसा कोई कुछ आ गया हो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब कि वह वर्ष सामान्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उस वर्ष समष्टि अर्थशास्त्र के सभी आंकड़े उपलब्ध होना चाहिए। उस वर्ष समष्टि अर्थशास्त्र के सभी आंकड़े उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वह वर्ष ना तो अधिक पुराना और ना तो वर्तमान वर्ष के करीब होना चाहिए। वह वर्ष ना तो अधिक पुराना और ना तो वर्तमान वर्ष के करीब होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है आधार वर्ष अस्थायी नहीं होता। आधार वर्ष अस्थायी नहीं होता, यह परिवर्तनशील होता है। यह परिवर्तनशील होता है। तो कोई भी वर्ष को आधार वर्ष के रूप में तब लिया जाता है जब वह निम्न आवश्यकता या आहारता की पूरी करता हो, जिसमें पहला है वह वर्ष सामान्य होना चाहिए। दूसरा है उस वर्ष समष्टि अर्थशास्त्र के सभी आंकड़े उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा है वह वर्ष ना तो अधिक पुराना और ना तो वर्तमान वर्ष के करीब होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है आधार वर्ष अस्थायी नहीं होता, यह परिवर्तनशील होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, यानी वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी। जीडीपी की गणना हमेशा बाजार मूल्य में किया जाता है। जीडीपी की गणना दो प्रकार से होता है। पहला है आधार वर्ष के मूल्य में, यानी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, आधार वर्ष के मूल्य में। और दूसरा है चालू मूल्य में, यानी जीडीपी एट करंट प्राइस, चालू मूल्य में, यानी जीडीपी एट करंट प्राइस। स्थिर मूल्य में जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। स्थिर मूल्य में जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है, जबकि चालू मूल्य में जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। जबकि चालू मूल्य में जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। मौद्रिक जीडीपी हमेशा
वास्तविक जीडीपी की तुलना में अधिक होता है। मौद्रिक जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है। क्योंकि वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि मौद्रिक जीडीपी में मुद्रास्फीति को शामिल किया जाता है। जबकि मौद्रिक जीडीपी में मुद्रास्फीति को शामिल किया जाता है। वर्तमान में भारत का मौद्रिक जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। वर्तमान में भारत का मौद्रिक जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है, जिसके आधार पर अब भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जिसके आधार पर अब भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेहतर सूचक रियल जीडीपी को माना जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेहतर सूचक रियल जीडीपी को माना जाता है, क्योंकि रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल नहीं होता है। क्योंकि रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल नहीं होता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल होता है। जबकि नॉमिनल जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल होता है। रियल जीडीपी में वृद्धि केवल उत्पादन को बढ़ाकर ही किया जा सकता है। रियल जीडीपी में वृद्धि केवल उत्पादन को बढ़ाकर ही किया जा सकता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि के लिए उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक नहीं होता। जबकि नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि के लिए उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक नहीं होता। केवल मूल्य में परिवर्तन करके भी मौद्रिक जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है, किंतु इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति जब निश्चित वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से वृद्धि हो और इसके फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो, तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब निश्चित वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से वृद्धि हो और इसके फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो, तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे पहले मान लीजिए 100 रुपये हमारे पास है, तो 100 रुपये का नोट है, मुद्रा या नोट है, तो 1 किलो आलू पहले 20 रुपये का मिलता था, तो हम 5 किलो आलू खरीद लेंगे। लेकिन अब 1 किलो आलू 25 रुपये का हो गया, तो हम 4 किलो ही आलू खरीद पाएंगे। यानी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता घट गई। ठीक, अब हम देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर यानी जीडीपी अस्फीतिक। यह जीडीपी में मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करता है। जीडीपी अस्फीतिक बराबर मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी गुणे 100। जीडीपी अस्फीतिक बराबर मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी गुणे 100। भारत में मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर किया जाता है। मुद्रास्फीति की गणना में 2 मुख्य सूचकांक का प्रयोग होता है। मुद्रास्फीति की गणना में 2 मुख्य सूचकांक का प्रयोग होता है। पहला है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI, और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI। तो पहला है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स,
और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है यानी 697 वस्तुएं। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है, किंतु इनकी संख्या सीमित होती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है, किंतु इनकी संख्या सीमित होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में GDP डिफ्लेटर यानी GDP अस्फीतिक मुद्रास्फीति की गणना करने का सबसे उपयुक्त और विस्तृत साधन माना जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में GDP डिफ्लेटर मुद्रास्फीति की गणना करने का सबसे उपयुक्त और विस्तृत साधन माना जाता है, क्योंकि इसमें देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी वस्तु और सेवा के मूल्य को शामिल किया जाता है। क्योंकि इसमें देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी वस्तु और सेवा के मूल्य को शामिल किया जाता है, जो इसे WPI और CPI की तुलना में अधिक व्यापक बनाता है। किंतु इसके बावजूद भारत में मुद्रास्फीति की गणना में GDP डिफ्लेटर का प्रयोग नहीं हो पाता। कारण GDP डिफ्लेटर की गणना तिमाही आधार पर होता है। GDP डिफ्लेटर की गणना तिमाही आधार पर होता है, जबकि भारत में मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर होता है। GDP डिफ्लेटर की गणना तिमाही आधार पर होता है, जबकि भारत में मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर होता है। इसलिए GDP डिफ्लेटर के आंकड़े मासिक आधार पर उपलब्ध न हो पाने के कारण मुद्रास्फीति की गणना में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसलिए GDP डिफ्लेटर के आंकड़े मासिक आधार पर उपलब्ध न हो पाने के कारण मुद्रास्फीति की गणना में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 8 यहीं पे समाप्त होता है।